तो चलिए आज रसायन विज्ञान की उस कहानी को समझते हैं जिसने पूरी दुनिया को एक तरतीब दी, एक व्यवस्था दी। हम बात कर रहे हैं तत्वों के आवधिक वर्गीकरण की। देखिए, ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास की हर चीज के काम करने के तरीके को समझने की एक चाबी है। जरा सोच कर देखिए। मान लीजिए कि 118 अलग अलग किरदार हैं, हर एक की अपनी खासियत, अपनी पहचान, लेकिन उन्हें आपस में जोड़ने वाली कोई कहानी ही नहीं है। सब कुछ बिखरा बिखरा सा, समझने में बहुत मुश्किल। शुरुआती दौर के केमिस्ट्स के लिए यही तो सबसे बड़ी चुनौती थी। जैसे जैसे नए नए तत्व खोजे जा रहे थे, उन्हें एक साथ रखने का, उनके बीच का रिश्ता समझने का कोई सही तरीका ही नहीं मिल रहा था। तो सवाल उठता है कि वैज्ञानिकों को एक सिस्टम बनाने की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? असल में हर एक तत्व को अलग अलग पढ़ना और समझना लगभग नामुमकिन था। वो एक पैटर्न खोज रहे थे, एक ऐसी लय जिससे तत्वों के व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी की जा सके। और यहीं से आवधिक वर्गीकरण का आइडिया सामने आया। इसका सीधा सा मतलब है तत्वों को इस तरह से अरेंज करना कि एक खास इंटरवल के बाद उनके गुण, उनकी प्रॉपर्टीज खुद को दोहराने लगें, बिल्कुल वैसे ही जैसे संगीत में सुर दोहराए जाते हैं। समझ लीजिए कि तत्वों की दुनिया का भी अपना एक छिपा हुआ संगीत था। अब ये जो खोज थी, ये कोई एक रात में नहीं हुई। इसके पीछे एक लंबी कहानी है जिसमें कई वैज्ञानिकों ने इस केमिकल मैप को बनाने की कोशिश की। देखिए, सबसे पहले 1829 में डॉबरेनर आए, जिन्होंने तीन तीन तत्वों के ग्रुप बनाए जिन्हें ट्रायड्स या त्रिक कहा गया। फिर 1866 में न्यूलैंड्स ने संगीत के सुरों से प्रेरणा लेकर अष्टक का नियम दिया, जिसमें हर 8वें तत्व के गुण पहले वाले जैसे थे। ये कोशिशें अच्छी थीं, पर ये सिर्फ कुछ ही तत्वों पर काम करती थीं। और फिर आए दिमित्री मेंडलीव, जिन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर एक ऐसी टेबल बनाई जिसने सब कुछ बदल दिया। मेंडलीव की सबसे कमाल की बात थी उनकी दूर की सोच। उन्होंने सिर्फ तब तक खोजे गए तत्वों को ही अरेंज नहीं किया, बल्कि उन्हें ये एहसास था कि उनकी ये टेबल अभी अधूरी है। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ उन तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ दी जिनकी उस वक्त तक खोज भी नहीं हुई थी। और ये देखिए कि उनका सिस्टम कितना पावरफुल था। उन्होंने एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन जैसे अनजाने तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी कर दी थी। और कमाल देखिए, सालों बाद जब गैलियम और जर्मेनियम मिले तो उनकी प्रॉपर्टीज हूबहू वैसी ही थी जैसा मेंडलीव ने बताया था। लेकिन हाँ, मेंडलीव की टेबल एकदम परफेक्ट भी नहीं थी। हाइड्रोजन को कहाँ रखें, ये एक पहेली थी। आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी, और कुछ तत्वों को सही ग्रुप में रखने के लिए एटॉमिक मास के ऑर्डर को भी तोड़ना पड़ा था। ये सब संकेत थे कि कहानी में अभी भी एक बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है। और वो ट्विस्ट आया एक आहा मोमेंट के साथ, एक ऐसी खोज जिसने सब कुछ बदल दिया और हमें उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचाया जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। तो वो बड़ा बदलाव क्या था? मेंडलीव ने तत्वों को एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया था, लेकिन हेनरी मोज़ले ने ये खोजा कि असली आधार एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर है, यानी प्रोटॉन की संख्या। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसने मेंडलीव की टेबल की लगभग सारी मुश्किलों को हल कर दिया। अच्छा, तो अब जब हमारे पास सही नक्शा आ गया है, तो चलिए जरा इसकी बनावट को भी समझ लेते हैं। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसे दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहले है आवर्त यानी पीरियड्स। ये जो लेटी हुई लाइनें हैं यानी हॉरिजॉन्टल रो, ये कुल 7 हैं। किसी भी तत्व का पीरियड नंबर हमें ये बताता है कि उसके एटम में कितने इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं। और दूसरे हैं समूह यानी ग्रुप्स। ये जो खड़ी लाइनें हैं यानी वर्टिकल कॉलम, ये 18 है। एक ही ग्रुप में आने वाले सभी तत्वों की केमिकल प्रॉपर्टीज काफी मिलती जुलती होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके सबसे बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक जैसी होती है। कुछ ग्रुप्स के तो खास नाम भी हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। जैसे ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ग्रुप 17 को हैलोजेंस कहते हैं, ये बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। और ग्रुप 18 है नोबल गैसों का, जो एकदम शांत, स्टेबल होती हैं। अब आते हैं सबसे पावरफुल हिस्से पर। इस नक्शे का इस्तेमाल करके हम तत्वों के बर्ताव का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? इस टेबल में प्रॉपर्टीज का एक छिपा हुआ पैटर्न है। चलिए शुरुआत करते हैं परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस से।
आसान भाषा में कहें तो ये किसी एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस से उसके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन तक की दूरी है, मतलब एटम का साइज। जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटम का साइज यानी एटॉमिक रेडियस घटता है। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, जिससे उसका खिंचाव मजबूत होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और जोर से खींचता है। इससे एटम सिकुड़ जाता है। और जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। इसका कारण तो बहुत सीधा है। हर अगले स्टेप पर एक नया इलेक्ट्रॉन शेल जुड़ जाता है, जिससे एटम का साइज बड़ा होता चला जाता है। अगला जरूरी गुण है धात्विक और अधात्विक लक्षण, यानी मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉन खोने की आदत, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉन पाने की आदत। तो ट्रेंड कैसा है? पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खोना मुश्किल हो जाता है। वहीं ग्रुप में नीचे जाने पर यह बढ़ता है, क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं और उन्हें खोना आसान हो जाता है। चलिए अब फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, खास तौर पर एग्जाम के नजरिए से। ये एक तरह से आपका अल्टीमेट रिवीजन गाइड है। जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। ये सारे मेन ट्रेंड्स को एक ही जगह पर समेट देती है। जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस घटता है, मेटालिक कैरेक्टर घटता है, लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। साथ ही आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में लगने वाली एनर्जी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत भी बढ़ती है। और याद रखिए, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये सारे ट्रेंड्स ठीक उल्टे हो जाते हैं। तो आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक चार्ट नहीं है। ये असल में यूनिवर्स का केमिकल कोड है, जो हमें बताता है कि ये दुनिया किन बुनियादी चीजों से बनी है। ये एक बिखरी हुई कहानी को एक खूबसूरत पैटर्न में पिरोता है। अब सवाल ये है कि ये कोड भविष्य में और कौन-कौन से रहस्य खोलेगा।